हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 27 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अपोजिशंस लार्जर डेमोग्राफी, लीडर ऑफ अपोजिशन बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीडीटी आचार्य ने ये आर्टिकल लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लीडर ऑफ अपोजिशन के स्टेटस के बारे में बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार किया जाएगा। सिमिलर आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, उसके कुछ पॉइंट्स को भी क्लब कर लेंगे, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, पोजीशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है हाउ वेल इज इंडिया टैपिंग इट्स रूफटॉप सोलर पोटेंशियल। प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल के थ्रू प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रूफटॉप सोलर पोटेंशियल इंडिया में कितना है, कितना ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है, इंस्टॉल कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है कुछ स्टेट में, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। किस तरीके से हम रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम रूफटॉप सोलर की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन यार आपको इस बार दिख सकता है, क्योंकि आपको जनरली सोलर एनर्जी के ऊपर तो आया, लेकिन रूफटॉप कंपोनेंट के ऊपर अभी तक नहीं आया है। और इस बार राम मंदिर से मोदी जी ने जो है इसी स्कीम को अनाउंस किया था, तो बहुत हाई चांसेस है 2024 के आपको मेंस में दिखाई दे। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है मूडीज वार्निंग। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी के द्वारा कुछ वार्निंग दी गई है, किससे रिलेटेड वार्निंग है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे, और किस तरीके से इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को नुकसान हो सकता है, डेंट पड़ सकता है इस वार्निंग के कारण, इसे डिस्कस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है यार, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे भी दी गई होगी, और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, आपको हम मिल जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अपोजिशंस लार्जर डेमोग्राफी, लीडर ऑफ अपोजिशन बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल द हिंदू में आया है। जीएस टू पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। लगभग पिछले 10 साल से न्यूज़ में है, लेकिन अभी तक के मेंस में नहीं आया है। 2024 के मेंस में आपको दिखाई दे सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? एनालाइज द इंपॉर्टेंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या है इनका। दूसरा डिस्कस करेंगे कि एलओपी की इंपॉर्टेंस क्या है, इनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। और जो 18वीं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे इस आर्टिकल के थ्रू। आर्टिकल किसने लिखा है? पीडीटी आचार्य ने लिखा है, जो कि फॉर्मल सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के, और बहुत ब्रिलियंट आर्टिकल ये लिखते हैं। एक बार रीड ज़रूर करिएगा, नहीं तो फिर समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब खुद से लिखने बैठोगे तो वर्ड्स नहीं आएंगे, है ना। इसलिए एक बार रीड करना आर्टिकल को ज़रूरी है। एक बार सुन लिए, उसके बाद एक रीडिंग, जस्ट अ रीडिंग, उससे आपका काम बन जाएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं यार, तो प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे। अब इतना ज़्यादा 10 साल से न्यूज़ में क्यों है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। पिछली 2 लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन की डेफिनेशन देखें तो एक सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। वो क्राइटेरिया कोई भी अपोजिशन पार्टी फुलफिल नहीं कर पा रही थी, और इसलिए जो स्पीकर है उन्होंने लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं किया था। लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस में अलग अलग होते हैं। लोकसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, राज्यसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। जैसे कि लीडर ऑफ हाउस होता है, उसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। लीडर ऑफ हाउस कौन होगा? जिसकी सरकार होगी उसका लीडर ऑफ हाउस होगा। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कौन होगा? जो लार्जेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में अपोजिशन पार्टी होगी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन का लीडर होगा। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी लीडर ऑफ अपोजिशन की? लीडर ऑफ अपोजिशन इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी that has not less than 1/10 of the total strength of the house। लेकिन ये जो लार्जेस्ट पार्टी है ये अपोजिशन में होना चाहिए। इसका मतलब कि लार्जेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाली पार्टी जो कि सरकार में नहीं है, अपोजिशन में है, प्लस
मिनिमम कितनी सीट्स होना चाहिए, 110 सीट्स होना चाहिए टोटल हाउस की सीट की। इसका मतलब 545 का 110 कितना आएगा, 54। कांग्रेस की 2014 में कितनी सीटें थी, 44, और 2019 में कितनी थी, 52। इसका मतलब वो ये क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे। तो मिनिमम किसी भी पार्टी को, है ना, लीडर, किसी भी पार्टी से लीडर ऑफ अपोजिशन अगर रिकॉग्नाइज करना है अपोजिशन पार्टी से, तो स्पीकर ने एक डायरेक्शन इशू किया था 1990 में। उसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी के पास कम से कम मिनिमम 10% मेंबर होना चाहिए उस टोटल हाउस की स्ट्रेंथ के। 545 का 10% 54 सीट्स कम से कम उसके पास होना चाहिए, अदरवाइज उस पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। क्लियर है क्या? अब जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस थी अपोजिशन में, लेकिन उसके पास 10% भी स्ट्रेंथ नहीं थी टोटल लोकसभा सीट की, इसलिए कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पाया और बाकी पार्टी का भी नहीं बना। तो स्पीकर ने 1950 में जो डायरेक्शन दिए थे उसके हिसाब से, डायरेक्शन 121 के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन न 16वीं लोकसभा में रिकॉग्नाइज किया और ना ही 17वीं लोकसभा में रिकॉग्नाइज किया। चीज़ें क्लियर है? पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्निशन कब मिला, 1977 में, जब एक्ट बनाया गया, पार्लियामेंट एनेक्टेड द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। पहली बार इसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन काय में डिफाइन किया है, 1977 एक्ट में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, इसे रिकॉग्निशन कहाँ से मिला है, आपका स्टैच्यूटरी एक्ट से, है ना। तो ये क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। चीज़ें क्लियर है क्या? ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। एक्ट के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज किया गया 1977 में पहली बार। द लीडर ऑफ द अपोजिशन term is defined as the leader in that house of the party in the opposition to the government having the greatest numerical strength and recognized as such by the chairman of the council of state और द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एज द केस मे बी। तो यहाँ अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो दो कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है। एक तो जो पार्टी है जो कि अपोजिशन में है वो उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसी के लीडर को क्या किया जाएगा, उसी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो स्पीकर होगा वो रिकॉग्नाइज करेगा। अगर स्पीकर ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, माना ही नहीं कि इस पार्टी के इस मेंबर को हम जो है एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो सकता। बाय कन्वेंशन या फिर बाय रूल, बाय डायरेक्शन 121 ये माना गया है कि कम से कम 10% स्ट्रेंथ होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी एक्ट में 1977 के ये 10% वाली जो कंडीशन है ये कहीं पर भी नहीं लिखी गई है। और पीडीटी आचार्य ने पहले भी बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 10% कंडीशन कहीं पर नहीं है। और जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ वाली पार्टी है कांग्रेस थी 44 और 52 सीटों के साथ, तो उसी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और लीडर ऑफ अपोजिशन इतनी बड़ी लोकसभा में था ही नहीं और 2 बार 2 टर्म में लीडर ऑफ अपोजिशन रहा ही नहीं है। चीज़ें क्लियर है क्या? लेकिन चूंकि ये कन्वेंशन और डायरेक्शन है पहले भी चला आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 2 लोकसभा में स्पीकर ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। कांग्रेस ने भी जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उस समय भी उन्होंने 10% वाला क्राइटेरिया लगा करके लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं डिसाइड किया था, नहीं रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, तो कांग्रेस को भी अभी उन्हीं की मेडिसिन का टेस्ट दिया गया है पिछले 2 लोकसभा में। चीज़ें क्लियर है? हालांकि बहुत बार जो है सारे पंडित्स ने, एनालिस्ट ने कहा है कि ये लार्जेस्ट और जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसी को आपको लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त करना चाहिए और लीडर अपोजिशन को वॉइस प्रदान करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल ही आउटराइटली रिजेक्ट कर दें अपोजिशन को। ठीक है, पिछली 2 लोकसभा में जब नहीं दिया गया था। हालांकि इस लोकसभा में तो फाइनली लीडर ऑफ अपोजिशन आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि कांग्रेस की 99 सीट है और कितनी चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए? 54 चाहिए। तो कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो उसी से ही आपका कौन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा और राहुल गांधी को स्पीकर ने रिकॉग्नाइज कर दिया है।
नाउ लीडर ऑफ अपोजिशन इन इंडिया वर्सेस लीडर ऑफ अपोजिशन इन ब्रिटेन, दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं यार। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं मेंस में। जुडिशरी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ चुका है, यूके और इंडिया की जुडिशरी को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर भी आ सकता है, यूके के लीडर ऑफ अपोजिशन और इंडिया में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, वैसे तो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है जैसे कि ब्रिटेन में है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ब्रिटेन में है उतना सिग्निफिकेंस इंडिया में नहीं है। पहला पॉइंट, ब्रिटेन में लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। इसका मतलब क्या है, इन केस आपकी जो सरकार है वो 5 साल के पहले गिर जाती है तो जो अपोजिशन के लोग होंगे वो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे, और अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट बनाएंगे उसका जो लीडर होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। चीज़ें क्लियर है क्या? तो लीडर ऑफ अपोजिशन ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहलाते हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी वो क्या हो, आपके एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो ब्रिटेन में। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं यार। इंडिया में सुषमा स्वराज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुकी है, लाल कृष्ण आडवाणी लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री कौन बना था, नरेंद्र मोदी जी बने थे। तो ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन में मतलब आप लीडर हैं तो आप जो है अगर सरकार गिरती है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाते हैं तो आप ही को लीडर चुना जाएगा, कोई और भी जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो इंडिया और ब्रिटेन में ये डिफरेंस है। दूसरा क्या है यार, यहाँ पर ना शैडो कैबिनेट होती है, जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो सब मिल करके शैडो कैबिनेट बनाते हैं। एक होता है रियल कैबिनेट। रियल कैबिनेट क्या होती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके बनाते हैं और रियल काम करते हैं। इसी का काउंटर पार्ट होता है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट किसके थ्रू फॉर्म होती है, लीडर ऑफ अपोजिशन के थ्रू होती है, और उसके साथ साथ है ना कुछ मेंबर होते हैं अपोजिशन के जिसको अलग अलग पद दे दिया जाता है ना। लेकिन ये एक इमेजिनरी पद होते हैं, ये रियल पद नहीं होते। इसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो शैडो होता है किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। समझ में आया क्या? तो शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट समझ में आया। ये जो कंसेप्ट है ब्रिटेन में अप्लाई किया जाता है। इसमें जो शैडो कैबिनेट होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट स्क्रूटिनाइजेस द पॉलिसी एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफर अल्टरनेटिव पॉलिसी। इट इज कॉल्ड द शैडो कैबिनेट बिकॉज इट्स मेंबर मिरर द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ रियल कैबिनेट। ठीक, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जो गवर्नमेंट है उसके एक्शंस और पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना और अल्टरनेटिव पॉलिसी ऑफर करना। तो यहाँ पर जितने भी शैडो कैबिनेट में मेंबर होंगे वो अपने काउंटर पार्ट मिनिस्टर को देखेंगे कि वो काम कैसा कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस मिनिस्ट्री में क्या दिक्कत है। लेट्स से एजुकेशन मिनिस्टर है, नीट लीक हो रहा है, आपका नेट लीक हो रहा है, उसके बाद सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो शैडो कैबिनेट में जिसको एजुकेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी वो सारा का सारा फोकस एजुकेशन मिनिस्टर रियल कैबिनेट पे लगाएगा और उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट में आवाज़ उठाएगा, अल्टरनेटिव देगा, और ये प्रोसेस चलेगी। इस तरीके से शैडो कैबिनेट चलती है ब्रिटेन में। लेकिन इंडिया में इस तरीके के जो शैडो कैबिनेट का प्रैक्टिस है, इस तरीके का कंसेप्ट है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही पार्लियामेंट में और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में। द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन इंडिया पार्लियामेंट हैज़ बीन स्टैट्यूटरी पोजीशन सिंस 1977। यहाँ पर जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है वो स्टैट्यूटरी पोजीशन है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी नहीं प्राप्त है। हाउएवर दिस स्टैट्यूट डज नॉट डिफाइन द फंक्शन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। जो 1977 एक्ट है उसमें अलग से फंक्शन भी डिफाइन नहीं है। तो आपको प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, 1977 एक्ट के अंदर आपको क्या किया गया है, स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन को। डेफिनेशन है, डेफिनेशन में 10% वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये 1950 में स्पीकर ने डायरेक्शंस दिया था जिसमें 10% वाला पॉइंट था कि आपको 10% टोटल लोकसभा की सीट का जो अपोजिशन के पार्टी के लोग हैं उनके पास होनी चाहिए, तभी उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन उसी पार्टी को। ठीक है, तो ये 10% वाला पॉइंट 1977 में नहीं है। और तीसरा, इसमें फंक्शंस भी नहीं है, रोल भी नहीं है इस एक्ट के अंदर। तो आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। 1977 एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है, 1, 2, 3 आपको पूछ के प्रीलिम्स में आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको दिखाई देगा 2025 के प्रीलिम्स में भी और 2024 के मेंस में भी आ सकता है। ट्रेडिशनली ही विल बी a very senior member of the principal opposition in the house who command great respect and has wider acceptability among the parties in opposition. जनरली अगर हम ट्रेडिशन की बात करें तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो
प्रिंसिपली अपोजिशन का लीडर होता है ना, सारे लोग उसकी आउट ऑफ रिस्पेक्ट बात मानते हैं, और इसके अलावा जो है ना उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द पार्टी, चाहे गवर्नमेंट में हो जो लोग, उनके अंदर भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो अपोजिशन में है उनके अंदर भी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होगा कि सरकार जो है डायरेक्टली लीडर ऑफ अपोजिशन को चीज़ें कन्वे कर दे और कहे कि तुम अपनी पार्टी को इन सारी चीज़ों में ऑन बोर्ड लेकर आओ, है ना। तो कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन एक लिंक की तरह भी काम करता है। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस की बात की गई है जो 18वीं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के पास चैलेंजेस रहेंगे, है ना। राहुल गांधी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। क्या होता है, इंडिया पार्लियामेंट में कोलिशन चलाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि सरकार पावर में है और जो पार्टीज़ है ना, कोलिशन की गवर्नमेंट में बहुत सारी पार्टी है, लेकिन इनको एक साथ बाइंड करके रखना इजी इसलिए होता है क्योंकि इनको आप मिनिस्ट्री ऑफर कर सकते हो। अब यहाँ पर शैडो मिनिस्ट्री तो है नहीं इंडिया में, तो और शैडो मिनिस्ट्री इमेजिनरी मिनिस्ट्री का कोई मतलब भी नहीं होता है। तो अगर अपोजिशन में बहुत सारी पार्टी हो, जैसे कि 234 टोटल एमपीज़ हैं अपोजिशन में, लेकिन कई सारी पार्टी है, टीएमसी है, कांग्रेस है, सपा है, एनसीपी है महाराष्ट्र की, शिवसेना है, और सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी, तो सारी पार्टी को, सारी अपोजिशन को एक साथ लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। और इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये एक साथ आएंगे क्यों, किस लिए आएंगे, इनको कोई पद तो दिया नहीं जा रहा है, इन्हें कोई मिनिस्ट्री तो दी नहीं जा रही है। तो जनरली ये एक साथ कब आते हैं, सर्टेन सिचुएशन इन्हें एक साथ लेके आती है। जैसे कि गवर्नमेंट को गिराना है तो सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो सारे के सारे अपोजिशन वाले एक साथ मिल जाएंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना है, उन्हें रिप्लेस करना है, तो इस उम्मीद में कि अगर हम लोग सरकार गिराएंगे तो हम सरकार बना सकते हैं और फिर हमें मिनिस्ट्री पद मिलेंगे, तो इस उम्मीद में जो है अपोजिशन के लीडर्स एक साथ रह सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज राहुल गांधी के लिए ये रहेगा कि अलग अलग पार्टीज़ को एक साथ लेकर चलना, सारे अपोजिशन को एक साथ यूनिटी में रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि पिछले 10 साल से तो लोकसभा में अपोजिशन था ही नहीं, तो इस बार एक फॉर्मेडेबल अपोजिशन बनाना, देश को एक अच्छा अपोजिशन देना, ये बहुत बड़ा काम रहेगा राहुल गांधी का, लीडर ऑफ अपोजिशन का। चीज़ें क्लियर है क्या? अभी तक के जो अपोजिशन था बड़ा लीन अपोजिशन था, ना गवर्नमेंट सुनती थी ना कुछ इज्जत देती थी, है ना। अभी आपने विजुअल्स देखे होंगे, राहुल गांधी जी जो है स्पीकर का चुनाव होने के बाद उनको साथ में, प्राइम मिनिस्टर के साथ में वहाँ पर छोड़ कर आए, बैठा कर आए। तो जितना अब प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट है उतना ही लीडर ऑफ अपोजिशन की भी रिस्पेक्ट की जा रही है, और अपोजिशन को ऐसा लग रहा है कि इस बार अपोजिशन भी है। अदरवाइज पार्लियामेंट में 10-10 मिनट में 30-30 बिल पास हो जाया करते थे, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुआ करती थी। ठीक, तो पहली बार तो अब जो हाई मोरल हुआ है उसी को इफेक्टिवली आगे बढ़ाने का काम लीडर ऑफ अपोजिशन का होगा। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपका अपोजिशन स्ट्रांग हुआ है उससे जो रोल है अपोजिशन का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि, है ना, आप क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो अपोजिशन और गवर्नमेंट के लोगों में टाइम डिवाइड करता है ना, कि किस तरीके से डिबेट करने में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जिसके ज़्यादा मेंबर होंगे जिस पार्टी के, उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है बोलने का, तो उस प्रपोर्शन में टाइम डिवीजन किया जाता है ताकि पार्शलिटी ना हो। अब अपोजिशन के लगभग उतने ही लोग हैं जितने सरकार के हैं, 234 और 292, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब जो है एलोकेशन और एडमिशन ऑफ क्वेश्चन, एलोकेशन ऑफ टाइम, एडमिशन ऑफ क्वेश्चन, द कंटेंट ऑफ द आंसर, डिबेट ऑन द बिल, जनरल डिबेट सच एज डिबेट ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स, अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, एडमिशन ऑफ एडजर्नमेंट मोशन, रेफरेंस ऑफ बिल टू द कमिटी फॉर डिटेन स्क्रूटनी, इन सारी चीज़ों में आपको अपोजिशन अब ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब उनकी आवाज़ भी ज़्यादा बुलंदियों से सुनाई देगी। अब हो सकता है कि जो बिल स्क्रूटिनी के लिए जा रहे हैं वो भी काफ़ी सारे जाएं, है ना। हमने पढ़े थे अभी थोड़े दिन पहले ही 29% बिल केवल जो 17वीं लोकसभा थी उसमें स्क्रूटिनी में गए थे, और UPA 2 के दौरान 2009 से 14 के बीच में 71% बिल को जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था स्क्रूटिनी करने के लिए। तो वापस अपोजिशन फॉर्मेडेबल हो गया है, अब एक अच्छी फोर्स बन गया है, तो हो सकता है कि ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सरकार के ऊपर डाली जाएगी। एक तरीके से ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सबसे बेस्ट 5 ईयर्स हो इनके, क्योंकि ये अकाउंटेबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और ज़्यादा काम होने के चांसेस हैं। जितना काम होगा इफ़ेक्टिव काम हो सकता है। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं।
सबसे फ्रंट सीट पर बैठते हैं यार ये, है ना। उसके बाद अगर आप देखें तो इन्हें कैबिनेट का दर्जा भी प्राप्त होता है। लेफ्ट साइड में फ्रंट रो पे आपको लीडर ऑफ अपोजिशन दिख जाएंगे। अभी जब चुनाव हुआ था स्पीकर का तो उनको साथ में छोड़ने गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये सारे कन्वेंशन और ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है स्पीकर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन को परमिट करता है टू मेक इंटरवेंशन ऑन एनी मैटर विदाउट एनी नोटिस। ठीक, ये पॉइंट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। इट इज़ वेल एक्सेप्टेड पार्लियामेंट ट्रेडिशन दैट स्पीकर परमिट द लीडर ऑफ अपोजिशन टू मेक इंटरवेंशन ऑन एनी मैटर विदाउट एनी नोटिस। बिना नोटिस भेजे लीडर ऑफ अपोजिशन किसी भी मैटर में इंटरवीन कर सकता है। ही कैन डिमांड द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द हाउस व्हेन इट डिबेट सीरियस इशू। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन बोल सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ आना चाहिए, डिमांड कर सकता है कि सीरियस डिबेट हो रही है और उनसे जवाब वो चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ट्रेडिशन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्फॉर्म द लीडर ऑफ अपोजिशन अबाउट मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव। जो प्राइम मिनिस्टर हैं कुछ इनिशिएटिव के लिए डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को। ब्रिटिश में ये ट्रेडिशन चला आ रहा है और इंडिया में भी ये ट्रेडिशन मतलब कई बार किया गया है ऐसी चीज़ें, और आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। दस द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इज ऑलवेज केप्ट ओपन। ठीक, तो एक तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन बाकी जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं और प्राइम मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट के मेंबर हैं उनके बीच की लिंक बन सकता है और बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। ठीक, इसके अलावा एक और इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है, वो देख लेते हैं। उसमें एक दो चीज़ें और दी गई है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन के फंक्शन की बात की गई है। जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन मेनली जो है अपॉइंटमेंट की पोस्ट के अपॉइंटमेंट में एक मेंबर की तरह होते हैं। जैसे कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा। सीवीसी के अपॉइंटमेंट में, सीआईसी के अपॉइंटमेंट में, एंड चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और लोकपाल के अपॉइंटमेंट में भी जो हाई पावर्ड कमेटी होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर हेडेड करते हैं उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, मेंबर होता है। ठीक, इसके पहले जो है कौन कौन लीडर ऑफ अपोजिशन रहे? सुषमा स्वराज 2009 से 14, LK आडवाणी 2009 से मई 2009 में से लेकर दिसंबर 2009 तक, और 2004 से 2009 तक ये रहे थे LK आडवाणी। सोनिया गांधी रह चुकी हैं, शरद पवार रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं, राजीव गांधी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आर्टिकल भी है ना, एक बार रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आर्टिकल वही था, इसमें कुछ बस इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दी है। ठीक, और एक और पॉइंट है, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा कम एट नंबर 7 अलॉन्ग विथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम, द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एंड फॉर्मर पीएम्स एंड चीफ मिनिस्टर। ठीक, तो इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 7वां नंबर आता है। किस किस के साथ? कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, एनएसए के साथ, पीएम के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? ये पूरा का पूरा लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएगा। एक और लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है इस आर्टिकल में जिसमें ये कहा गया है कि जो हम पास्ट है उससे सीख सकते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने इस तरीके के ट्रेडिशन सेट किए थे जिसमें वो स्पीकर से कहते थे कि भाई आप जो है अपोजिशन मेंबर को ज़्यादा बोलने का मौका दीजिए ताकि मुझे पता चले देश में हो क्या रहा है। मेरे साथ वाले तो सच्चाई बताएंगे नहीं, अपोजिशन वाले ही बताएंगे कि एक्चुअल में देश में चल क्या रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपोजिशन के लोगों को बोलने के लिए दिया जाता था नेहरू के समय में। क्वेश्चन आवर में हमेशा नेहरू जी बैठते थे और हमेशा जवाब देते थे। तो इस तरीके के जो पास्ट ट्रेडिशन है इसको फॉलो करने की ज़रूरत है दोबारा से। हालांकि बहुत मुश्किल है, उस तरीके के मॉरल लीडर अब है नहीं। अब अगर आप देखें तो जो स्पीचेस है उसका स्तर भी बहुत गिर गया है, वैसे लीडर्स हैं नहीं। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि पहले जैसे चीज़ों से सीख करके अभी जो डेमोक्रेसी है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ वेल इज इंडिया टैपिंग इट्स रूफटॉप सोलर पोटेंशियल। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलेवेंट ये आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है। क्या क्या डिस्कस करेंगे? रूफटॉप सोलर पोटेंशियल की बात करेंगे, अलग अलग स्टेट में कितना पोटेंशियल है। दूसरा, कितना इंस्टॉल्ड हो चुका है, कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है अलग अलग स्टेट में। और इसके अलावा स्कीम के बारे में बात करेंगे जो सरकार के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है ना। राम मंदिर कॉन्स्करेशन हो रहा था, उसमें जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे थे
थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने एक स्कीम की बात की थी जो हमने डिस्कशन भी किया था उस समय जब अनाउंसमेंट हुआ था स्कीम का। उस स्कीम को डिस्कस करेंगे जो कि सोलर रूफटॉप से रिलेटेड है। ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे और किस तरीके से सोलर रूफटॉप के पोटेंशियल को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं और मेजर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये वाला एस्पेक्ट आपको कहाँ पूछा जाएगा? मेंस में पूछा जाएगा। बाकी आपको इंस्टॉल कैपेसिटी, डेटा, ये सब कहाँ पूछा जाता है? प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक, शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, रिन्यूएबल एनर्जी है ना। अब हम फॉसिल फ्यूल से काम नहीं चला सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा CO2 और ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, तो हम धीरे धीरे ट्रांसफर काय में कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्म काय में हो रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, सोलर एनर्जी में हो रहे हैं। बिल्कुल, सोलर एनर्जी हमें किस तरीके से मिल सकती है? एक तो बड़े बड़े पैनल लगा दो, सोलर पैनल। दूसरा क्या है? अपने ही छत के ऊपर जो है छोटे छोटे पैनल लगा दो। प्रॉब्लम क्या है बड़े बड़े पैनल के साथ? यहाँ से हम बिजली इकट्ठा करते हैं, जनरेट करते हैं, बहुत बड़े लैंड एरिया में आपको क्या करना पड़ता है? ये पैनल लगाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत पड़ती है और उसके कारण जो लैंड की कॉस्ट हाई होती है ना। ऐसे में क्या होता है? लैंड हाई कॉस्ट होने के कारण जो बिजली की कॉस्ट है वो भी हाई हो जाती है। उसके बाद ये बिजली इकट्ठा करके हम क्या करते हैं? स्मार्ट ग्रिड से लोगों तक, डिस्कॉम तक पहुँचाया जाता है, फिर डिस्कॉम से हमारे घर पर आती है बिजली ट्रांसफार्मर वायर से, है ना, ट्रांसफार्मर वायर के थ्रू। अब होता क्या है, जब इतना लंबा सफ़र तय करके आती है तो बीच में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसे हम AT लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस भी कहते हैं। इसके अलावा बिजली की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इतना ट्रैवल करके आएगी, जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगी उतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट आपको हाई पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यार ऐसा करते हैं कि छोटे छोटे अगर हर घर के छत पर सोलर पैनल लगा दिए जाएँ तो इनके बिजली का काम तो निकल जाएगा। दूसरा, अगर इन्होंने बड़ा पैनल लगा दिया तो हो सकता है ये बिजली एक्स्ट्रा जनरेट करें, और एक्स्ट्रा बिजली जनरेट करेंगे और ये सारी बिजली कहाँ भेज दें? डिस्कॉम को भेज दें। डिस्कॉम क्या होगा? जिनके पास बिजली नहीं है वहाँ भेज देगी, है ना। स्मार्ट ग्रिड का खर्चा कम हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है क्या? प्रॉब्लम क्या है लेकिन सोलर के साथ? इंटरमिटेंट है यार, है ना, हमेशा अवेलेबल नहीं है 24/7, इसलिए लोग अडॉप्शन नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है? अवेयरनेस की कमी है। लोगों को लग रहा है कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है ना, इसको लगाना में कैपिटल कॉस्ट, अपफ्रंट कॉस्ट बहुत हाई पड़ती है। तो ये सारे क्या हैं? चैलेंजेस आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल की। डेटा बेस्ड आर्टिकल है तो डेटा से शुरू करते हैं। इंडिया की जो इंस्टॉल्ड सोलर रूफटॉप कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है 2023-24 में बाय 2.99 GB। पहला साल है जिसमें एक साथ इतनी ज़्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है। The highest growth in the year. As of March 31, the total installed RTS capacity in India was 11.87 गीगावाट, है ना। मार्च तक के 11.87 गीगावाट थी और 2023-24 में 2.99 गीगावाट इंस्टॉल हुई है, जो कि हाईएस्ट ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, अगर हमें अपने जो टारगेट है ना, जो 500 गीगावाट का टारगेट इंडिया ने अपना पेरिस क्लाइमेट में कर दिया है, अगर उसको अचीव करना है तो जो सोलर रूफटॉप का कंपोनेंट है उसको एक्सपांड करना बहुत ज़रूरी है और इसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। नाउ RTS प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्कीम है UPA के दौरान चालू हुई थी रूफटॉप सोलर से रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सोलर एनर्जी से कम 20 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। 3 फेजेस में करना था, 2010 से 13, 13 से 17, 17 से 22। 2015 में NDA की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने ये जो टारगेट था 20 को, इसे सीधे 5 टाइम्स कर दिया और बोला 100 गीगावाट होना चाहिए बाय 2020, और अच्छा काम हो भी रहा है। लेकिन इसमें जो 100 गीगावाट है इसमें 40 गीगावाट कहाँ से आना था? रूफटॉप सोलर से आना था, लेकिन ये कंपोनेंट उतना सक्सेसफुल नहीं है। बाय 2022 अगर हम देखें तो केवल 7.5 गीगावाट जो है कैसे आया था? सोलर रूफटॉप से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। इसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 11.7 गीगावाट लगभग हो गया है 2023-24। ठीक, तो ये जो डेडलाइन थी इसे एक्सटेंड कर दिया गया बाय 2026। अब ये जो 40 गीगावाट है कब तक के अचीव करना है? इसे आपको 2026 तक करना है। अभी कितना है? 11, लगभग 12 है, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स करना है यार। ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी होगा, तब जाके इंडिया जो है इस टारगेट को अचीव करेगा। अदरवाइज इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, है ना, बहुत मुश्किल है। हो सकता है 2030 तक भी ये टारगेट अचीव ना हो। ओवरऑल अगर हम इंडिया के RTS पोटेंशियल की बात करें तो कितना है? 796 गीगावाट पोटेंशियल है ओवरऑल। अगर इस पोटेंशियल को हमने
रियलाइज़ कर दिया तो फिर तो मतलब आप समझ लो कि कोई दिक्कत ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हर घर में होगी, 24 घंटे होगी, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो कॉस्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो भी कम हो जाना है, और पूरी एनर्जी हमारी ग्रीन होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। ठीक, इस जो इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी का, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का, उसमें सोलर कंपोनेंट कितना है 280 गीगावाट का है, और जिसमें अलोन आरटीएस कितना कंट्रीब्यूट करेगा 100 गीगावाट का बाय 2030। लेकिन ये बहुत बड़ा है ना, बहुत मुश्किल टास्क है, ये शायद अचीव ना हो पाए अगर सरकार ने तेज़ी से काम नहीं किया तो। अभी जो करेंट सिचुएशन है वो देख लेते हैं। मार्च 31, 2024 में जो करेंट सिचुएशन है, आरटीएस कैपेसिटी ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान हैज़ टेकन अ बिग स्ट्राइड्स व्हाइल अदर वर बिहाइंड द कर्व। ये 3 स्टेट में बढ़िया काम हो रहा है। जैसे कि गुजरात की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है इंस्टॉल कैपेसिटी किसकी है, गुजरात की। ठीक है, तो ये आपका गुजरात नंबर 1 पे आ जाएगा। दूसरे में किसकी है, महाराष्ट्र की, और तीसरे में किसकी है, राजस्थान की। यार ये तीनों आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक, तो जो गुजरात है वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्विक अप्रूवल प्रोसेस कर दी है, इसके कारण और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसके कारण जो है आरटीएस इंस्टॉलेशन भी बढ़ गया है। सिमिलरली महाराष्ट्र में 2072 मेगावाट है, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है। उसका मेन रीज़न है कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट काफ़ी कंड्यूसिव और आसान बना दिया है, रोबस्ट सोलर पॉलिसी है, इसलिए यहाँ पर भी सोलर रूफटॉप तेज़ी से बढ़ रहा है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ऑलरेडी हम जानते हैं बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, हमेशा ही धूप रहती है, तो अपने पोटेंशियल को पूरा तो अचीव नहीं कर पा रहा है, पर स्टिल 1154 मेगावाट यहाँ पर इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई है। इसका रीज़न भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, और इसके अलावा पीपीपी के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी आरटीएस को सपोर्ट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, मीडियम कर रहे हैं परफॉर्म। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत बुरा हाल है ना। इसका रीज़न क्या है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है। तो ये सब आप चैलेंजेस में लिखेंगे यार, है ना, ये सारे पॉइंट्स चैलेंजेस में लिखेंगे, और लास्ट में जब आप सजेशन में लिखेंगे तो उसमें किसका एग्जाम्पल देंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का, कि वहाँ क्या किया गया है एज अ केस स्टडी। ठीक, सरकार ने बताया, मैंने अयोध्या जब कॉन्स्पिरेशन हो रहा था तब उस समय प्रधानमंत्री ने एक स्कीम चालू की थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड को आरटीएस सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि लगभग उन्हें 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने मिले। और जो सिस्टम है आरटीएस, जो सोलर रूफटॉप है, लगभग वो कितने किलोवाट का होगा, 2 किलोवाट का ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। अगर ऐसे हम 2 किलोवाट के सिस्टम लगभग सारे घरों में लगा देते हैं तो 20 गीगावाट के आसपास जो कैपेसिटी है वो एडिशन हो सकता है। फाइनेंशियल आउटले कितना है, टोटल 75,000 करोड़ का है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर कंज्यूमर, सब्सिडी दी जाएगी कंज्यूमर्स को 65,000 करोड़ की। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को भी क्या दिए जाएंगे, इंसेंटिव दिए जाएंगे कि वो जो भी सोलर रूफटॉप से बिजली आ रही है उसको प्रायोरिटाइज़ करें, उसको पहले अपने ग्रिड में डालें और उसको खरीदें। ठीक है, इसके अलावा लोकल बॉडीज़ के लिए, मॉडल सोलर विलेज के लिए भी इंसेंटिव दिए गए हैं, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम है, इन सब के लिए भी फाइनेंशियल आउटरे रखा गया है। द स्कीम ऑल्सो एनकरेज द एडवांस ऑफ एडवांस सोलर टेक्नोलॉजी, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन एंड स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें भी स्कीम के अंदर है ना। स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्चा किया जा रहा है, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, है ना, जितनी भी एनर्जी आपकी निकल रही है, एक्सेस एनर्जी आ रही है, तो आप क्या करोगे, उसे बैटरी के माध्यम से स्टोरेज कर लोगे और फिर बाद में इस्तेमाल कर लोगे जब आपका पानी का मौसम होगा, उसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर टेक्नोलॉजीज़ में भी एडवांसमेंट की ज़रूरत है ताकि इसकी कॉस्ट कम हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर भी खर्चा किया जाएगा स्कीम के अंदर। हाउ कैन वी एंश्योर आरटीएस ग्रोथ, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं? सबसे पहले तो यार आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, सबसे बड़ा चैलेंज है अवेयरनेस का। दूसरा, इसे इकोनॉमिकली वायबल करने की ज़रूरत है। सरकार सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट कम करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो कम करने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगेगी। इसके अलावा मल्टीपल लो फाइनेंसिंग ऑप्शन भी रिक्वायर करना ज़रूरी है, मतलब अवेलेबल कराना ज़रूरी है। जैसे कि एनबीएफसीज़ हैं, है ना, सोलर रूफटॉप लगाना है, तुरंत दे दो आप लोन, बैंक्स को तुरंत देना चाहिए। ये जैसे कि कार और बाइक लोन होता है उसी तरीके से सोलर रूफटॉप के लिए भी आसानी से लोन मिले। उसके अलावा आरएनडी कराना ज़रूरी सोलर टेक्नोलॉजी में, जो मैंने आपको बता दिया। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन में आरएनडी चाहिए, स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में आरएनडी चाहिए, ताकि जो है सोलर जो आपके रूफटॉप है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो और उसकी रिलायबिलिटी बढ़े, लोग उस पर ट्रस्ट करें। इसके अलावा
और क्या प्रॉब्लम आती है, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, आपने सोलर रूफटॉप लगा दिया, अब कुछ खराब हो गया तो यार बुलाएगा किसको, कौन बुलाएगा, सर्विस अच्छी देना है। तो सूर्यमित्रा जो सोलर पीवी टेक्नीशियन है, इनको जो है वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनिंग कराना ज़रूरी है। और जब तक इन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तब तक के ये जो आपके सोलर रूफटॉप है ना, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि सर्विस बहुत मैटर करती है। एक भी दिन अगर लाइट चली गई, कुछ गड़बड़ हो गया, तो तुरंत आपका टेक्नीशियन आना चाहिए। चीज़ें क्लियर है क्या? ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है मूडी वार्निंग्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से यार कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मूडीज़ जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया को वार्न किया है कि इंडिया के जो इकोनॉमिक एम्बिशन है, जो GDP है, जो डेवलपमेंट पेस है, वो रुक सकती है बिकॉज ऑफ वाटर स्ट्रेस एंड द वनरेबिलिटी इंक्रीज्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना। जो वाटर स्ट्रेस हो रहा है स्पेशली अर्बन एरियाज में, और जो क्लाइमेट चेंज के कारण वनरेबिलिटी बढ़ रही है, उसके कारण जो है इंडिया की GDP कम हो सकती है, इकोनॉमिक एम्बिशन उस पर डेंट पड़ सकता है, और ओवरऑल उसके कारण जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसे सॉवरेन क्रेडिट जो रेटिंग है इंडिया की, उसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब क्यों वाटर रिसोर्स इतनी इंपॉर्टेंट है यार? आप कुछ भी करते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप फैक्ट्री लगा लो तो उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जनरली आप फैक्ट्री देखे होंगे आसपास रिवर में ही, रिवर के आसपास ही लगाई जाती है। एग्रीकल्चर कर लें तो भी जो है आपके पानी की ज़रूरत होती है, या तो ऊपर से पानी हो या तो फिर ग्राउंड वाटर नीचे से पानी निकले, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको पानी की आवश्यकता होती ही होती है। ऑलरेडी हम फूड इन्फ्लेशन देख रहे हैं कि उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऊपर से पानी नहीं आया और नीचे पानी है नहीं ग्राउंड वाटर में, तो ऐसे में जो फसल होगी वो लॉस होगा, क्रॉप खराब होगी और फूड इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। द मोमेंट फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा उससे नुकसान क्या होता है? फूड इन्फ्लेशन बढ़ा, इसका मतलब जो इंडस्ट्रियल गुड होंगे उसको नहीं खरीदा जाएगा। ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड होगी इंडस्ट्रियल गुड की वो कम हो जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो कम हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो ओवरऑल GDP क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो परचेसिंग पावर होती है फूड इन्फ्लेशन के कारण लोगों की कम होती है, उससे GDP को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को पहली बार जो है इतनी प्राथमिकता मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा दी जा रही है, और इंडिया को उसने ये वार्निंग दी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ सकती है इंडस्ट्री में? अगर हम देखें तो वाटर स्ट्रेस के कारण कोल फायर्ड पावर जनरेशन और स्टील प्रोडक्शन में, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा वनरेबल सेक्टर हैं इंडस्ट्री में, जो वाटर स्ट्रेस के कारण हो सकता है कि आपके प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ना हो और स्टील प्रोडक्शन ना हो। चीज़ें क्लियर है क्या? जो कोल फायर्ड पावर प्लांट है उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, आपको पानी का यूज़ करना पड़ता है कूलिंग करने के लिए। अगर आप पानी नहीं, फ्रेश वाटर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको दूसरे तरीके से ही कूलिंग करनी पड़ेगी। तो अल्टरनेटिव आप जो है मैकेनिज़्म अभी से ढूंढना चालू कर दीजिए। अगर आपको पानी को बचाना है, अगर पानी का ख़राब जो इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है अननेसेसरली वो इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमें अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ ढूंढनी पड़ेगी और इस फील्ड में रिसर्च भी करनी पड़ेगी। अगर हम गवर्नमेंट के डेटा की बात करें तो इंडिया के पास जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है लगभग 1486 क्यूबिक मीटर है। ऑन एन एवरेज कितनी होना चाहिए? 1700 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। तो हम लोग पहले ही जो एवरेज है उससे ही कम है, और आने वाले समय में बाय 2030 ये लगभग 1100 क्यूबिक मीटर तक पहुंचने वाली है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के हिसाब से 21 ऐसे सिटीज़ है जो कि जहाँ पर वाटर स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो सकती है। वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, है ना। जब पानी की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो वो उस प्लेस में वाटर स्ट्रेस सिचुएशन आ जाएगी। अब तक के इंडिया ने जो भी वाटर रिलेटेड स्ट्रेस या डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए किया है वो सप्लाई बेस्ड मैनेजमेंट रहा है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी सप्लाई किस तरीके से होगा? ग्राउंड वाटर खोद दो, ट्यूबवेल दे दो, सब्सिडी दे दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दो। इस तरीके से जो सप्लाई बेस्ड मैनेजमेंट है उस पर फोकस किया गया। उसके कारण बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया गया है पानी का किसानों के द्वारा। ओवर यूटिलाइजेशन के कारण जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो हो गया है। एक्वाफायर पूरे नीचे स्तर पर आ चुके हैं, नीचे लेवल पर आ चुके हैं, और ओवरऑल ग्राउंड में पानी नहीं है।
और क्लाइमेट चेंज के कारण ऊपर से वर्षा नहीं हो रही है, एल नीनो लगातार आते जा रहा है, ला लीना एल नीनो की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो किसी साल ड्रॉट हो जाता है, किसी साल बाढ़ आ जाती है। ऐसे में जो ओवरऑल है एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है और जो पानी है वो लोगों को मिल नहीं पा रहा है। क्लीन वाटर का अभी भी एक्सेस का अभी भी दिक्कत है, हर घर में नल अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि जो करेंट गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि जो वाटर कंजर्वेशन है उस पर फोकस किया जाए, है ना। 2019 में जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। जो आपकी मिनिस्ट्री है, सारी जितनी भी वाटर रिलेटेड मिनिस्ट्री है सबको मर्ज कर दिया गया और एक सिंगल मिनिस्ट्री बना दी गई। सारा फोकस वाटर कंजर्वेशन पे डाल दिया गया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी भी आप देख लें, मेट्रो सिटीज़ में रूल्स रेगुलेशन हर जगह है कि हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन अभी तक के वो सिर्फ पेपर में है और उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो सिटी एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वहाँ पर इंडस्ट्री भी है, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन भी बहुत हाई है, पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड होने के बावजूद भी वहाँ पर सप्लाई इतनी नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीज़ें नहीं लगाई जा रही है और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो प्रशासन है वो भी कुछ नहीं कर रहा है। जबकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको कहाँ पर है, पेपर में है, लॉ बना दिए गए हैं बाय लॉज में। आप जब भी अब कोई घर ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सरकार को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, सोसाइटीज़ को, कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रॉपर्टी टैक्स के साथ लिंक कर दो। अगर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया तो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स डबल लगेगा। इस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर घर में लगा सकते हैं। वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली अर्बन एरिया में जहाँ कंजर्वेशन की यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले 20 साल की बात करेंगे तो 270 मिलियन लोग अर्बन पॉपुलेशन में और ऐड हो जाएंगे, तो आने वाले समय में वाटर स्ट्रेस का प्रॉब्लम और बढ़ेगा। कंजर्वेशन और वाटर ऑडिट्स अभी जो है बहुत, वाटर ऑडिट्स बिल्कुल नासेंट स्टेज पर है ना। वाटर ऑडिट हो नहीं रहे हैं इंडस्ट्री में, वाटर ऑडिट्स कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन इंडस्ट्री को जो वाटर एफिशिएंसी शो कर रही है उनको प्रमोट करना ज़रूरी है, जो वाटर एफिशिएंट नहीं है उन पर फाइन लगाना ज़रूरी है। वाटर ऑडिटिंग इसको रेगुलराइज करना ज़रूरी है, स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जो मूडी की रिपोर्ट है उसने एक नई डिबेट लेकर आ गई है, किस तरीके से जो वाटर का इशू है वो तो राइट बेस्ड इशू तो है ही, ओवरऑल जीडीपी और इंडिया की जो इकोनॉमिक एस्पिरेशन है उसको भी हर्ट कर सकती है। इसके अलावा जो कोल फायर पावर प्लांट हैं उसमें जो कूलिंग कर रहे हैं आप फ्रेश वाटर से, उसकी जगह ड्राई कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ का लगाने की ज़रूरत है और इसमें R&D वगैरह करने की भी ज़रूरत है। जिस तरीके से पानी बचाया जा सकता है उस तरीके से वाटर कंजर्वेशन करना ज़रूरी है ताकि सस्टेनेबल यूज़ हो सके और आने वाली भावी जनरेशन को भी पानी उपलब्ध हो सके। ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। That's it for today. Thank you and enjoy your day.